जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्मी जीडी क्वेश्चन सीरीज के 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन के पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 यानी गणित के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, गणित के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि इस वीडियो के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है पहले ही, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। पार्ट 1 जो जीके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 15 वो हैं, और पार्ट 2 जो जनरल साइंस के विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट 2 में कवर किए गए हैं। तो उसके लिए आप पार्ट 2 जाके देखें और अपना चोपड़ा और पेन लेके बैठ जाएं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जो चोपड़ा और पेन लेके इसलिए बैठ जाएं क्योंकि मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा वैसे वैसे आपको भी वो क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि आज के इस वीडियो के अंत तक इस प्रकार से आने वाले सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आपके 100% तैयार हो जाएं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5200 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तो बच्चों, गणित का कोई भी सवाल हो देख के घबराना नहीं है, उसको पहले आराम से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना है, और क्या पूछा है वो लिख लेना है। तो सबसे पहले देखो 5200 रुपये मूल राशि, यानी हमारा यहाँ क्या दिया गया है? मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया है? मूलधन। तो हम लिख लेंगे मूलधन बराबर कितना है? 5200 रुपये। फिर देखो राशि की पर 6% ब्याज की वार्षिक दर, यानी दर हमें दी गई है कितनी? 6%। 2 वर्ष यानी समय हमें कितना दिया गया है? 2 वर्ष का। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है, या फिर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो ये हमें 3 चीजें दी हुई है, मूलधन, दर और समय, और चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, या ब्याज की मैं अगर बात करूं तो ब्याज क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? ब्याज निकल के सामने आ जाता है। मिश्र धन वो धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे मान लो आपके 100 रुपये हैं और आपने किसी को दिया और उसने 1 महीने में आपको 102 रुपये दिए, तो यानी ये 2 रुपये की क्या है? आपका ब्याज है। 2 रुपये क्या है? ब्याज आपको दे दिया, और मूलधन कितना था आपका? 100। तो मूलधन और ये 2 रुपये का ब्याज मिलके क्या बन गया? 102। ये वो आपका क्या है? मिश्र धन। और ये क्या है? मूलधन। अब मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल देंगे, यानी 102 में से अगर 100 माइनस कर दिया, घटा दिया, बाद बाकी कर दी, तो कितना बच गया? 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ब्याज आ गया। अब ये सरल साधारण ब्याज भी हो सकता है, चक्रवर्ती ब्याज भी हो सकता है, जैसा हमने लिया वैसे ही हो सकता है। तो यहां हम जानेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ CI लिख दूं चक्रवर्ती ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह, बार बार चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिख रहा हूं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखो बच्चों, हमारे पास मूलधन तो है और मिश्र धन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो जब हमें चक्रवर्ती ब्याज की बात आती है और मिश्र धन अगर ज्ञात करना होता है, तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपको याद रहना चाहिए। वो सूत्र क्या है? मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा, कह सकते हो ब्रैकेट छोटा कौंस है, कौष्टक है, इसका मतलब गुणा ही होता है। तो गुणा क्या होता है? 100 प्लस दर बट्टा में छेद में 100, और यहां होता है घात में समय। तो अब देखो यहां से मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन हमने देखो अभी लिखा था पहले, मूलधन क्या है? 5200। तो मूलधन की जगह कितना लिख देंगे? 5200 लिख दिया। काउंस का वापस काउंस, 100 का 100, और दर मैंने आपको बताई थी क्या है? 6%। तो दर की जगह क्या लिख देंगे? 6। 100 की जगह 100, और समय कितना दिया हुआ है आपको? 2 का, तो लिख दो समय की जगह क्या लिख दो? 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5200, काउंस का मैंने बोला था, काउंस का मतलब होता है गुणा, और 100
और 106 क्या होता हो जाएगा, चलो इसको बाद में जोड़ देंगे, 100 प्लस 6/10 और घात का 2 मतलब है यही संख्या 2 बार, जैसे आपने देखा हो ना a की घात 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है a गुणा a, तो इसकी भी पूरे की घात 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 बार लिखा जाएगा, 106 प्लस 100 प्लस 6/100। अब इसको आगे सोल्व कर लो, 5200 गुणिया इसको जोड़ दो 106/100 गुणिया 106/100। अब देखो इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं और 1 का किसी में भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर के ऊपर को गुणा कर दो, नीचे के नीचे को गुणा कर दो। तो जब हम ऊपर के सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपके सामने जो संख्या आएगी बच्चों वो क्या आएगी, आप गुणा करके देख लेना। जब आप 5200 गुणिया 106 गुणिया 106 करोगे तो आपका आंसर आएगा 58427200, ये आपका आंसर आएगा। और नीचे आप देखो ऐसे जीरो वाली संख्या को गुणा करते हो ना, 100 1000, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 और जितनी जीरो है 2 बे, यहाँ बे और बे कितने हो गए 4, 2 2 4, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें भाग देना है तो क्या करोगे, देखो 2 शून्य से 2 शून्य तो कट गई, बच गई कितनी 2, तो हम क्या करेंगे ऊपर की संख्या वापस लिखेंगे 584272। देखो 2 तो कट गया तो नहीं लिखेंगे, अभी 2 बचा है, तो इसका क्या करेंगे, अपनी जमनी साइड से राइट साइड से काउंट करेंगे संख्या कितनी 2, 1 और 2, जितने जीरो बचे उतने, तो 1 और 2 और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपकी मिश्र धन आ गया। मिश्र धन कितना रुपए हो गया 5842.72, 5842.72, ये आपका आ गया मिश्र धन। ये यहाँ से आपने क्या देखा, मिश्र धन देखा, तो यहाँ से मिश्र धन आपने यहाँ देख लिया। तो अब हम बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की, और ब्याज मैंने आपको बताया था, या फिर अगर मैं यहाँ पे सीआई की बात करता हूँ, वो संख्या जो चली गई मैं आपको लिख देता हूँ, वो आपने देख लिया होगा, वीडियो प्ले करके देख लेना पीछे से। वो संख्या मिश्र धन हमारा आ गया था हमारे पास, मिश्र धन कितना निकल के आ गया बच्चों, हमारा जो हमारे पास आया था वो था 5842.72 रुपये, और मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 5200 हमें दिया हुआ है। तो हमारा जो सीआई है, ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमने देखा था क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन देखो आपके सामने कितना है 5842.72, और माइनस मूलधन कितना है 5200, तो माइनस कर दो भैया, क्या हो जाएगा, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो 642.72 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, 5200 रुपये की 6% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या आ जाएगा 642.72 रुपीज़। तो देखो इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है बी, तो ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सोल्व करने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। बच्चों सबसे पहले आपको ये टर्म क्लियर होना चाहिए, औसत क्या होता है। तो किसी भी औसत किसी संख्या ज्ञात करते हैं तो एक सूत्र है, राशियों का योग बट्टा राशियों का योग भाग्या राशियों की संख्या। जैसे उदाहरण मैं यहाँ दे देता हूँ आपको एक, कि जैसे मान लो आपने कोई संख्या है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी हो सकता है, तो ये राशियों का उसके आधार पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी राशियों का योग, एक राशि दो राशि तीनों को क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, और संख्या कितनी है 1 2 3, तो लिख देंगे 3। तो इन संख्याओं का औसत इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो 9 अभाज्य, प्रथम पहली जो 9 अभाज्य संख्याएं हैं उनका हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली 9 अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं।
अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ बच्चों। अभाज्य संख्या का मतलब आपको बताना होना चाहिए। अभाज्य संख्या आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब पे डाला हुआ है संख्याओं का, नंबर सिस्टम का, उसमें जाके देखिए, अच्छे से बताई हुई है। भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, संपूर्ण संख्या, सबका बताया हुआ है, तो वहां जाके देख लीजिए। फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार और बता देता हूँ। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्या जिसमें अपने आप के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। या तो एक का भाग जाएगा या फिर अपने आप का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। ध्यान रखो बच्चों, जो एक है वो अभाज्य संख्याओं में नहीं काउंट होता है। तो शुरू करते हैं 2 से। कहां से? 2। अब 2 में चेक करो, 2 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 2 में 2 का जाता है या फिर 1 का जाता है। तो अब हमारी शर्त पूरी हो जाती है, 1 का जा रहा है और अपने खुद का ही जा रहा है, तो ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या। आगे चलते हैं 3 पे। 3 को देखो, 3 में 3 का ही जाता है और या फिर 1 का जाता है, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। 4 में देखो बच्चों, 4 में 4 का जाता है। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 का जाता है और 4 में 2 का भी जाता है। इसका मतलब इसके अलावा शर्त पूरी नहीं हुई, तो 4 क्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 5 पे चलते हैं, तो 5 में देखो 5 का जाता है, 1 का जाता है, 5 अभाज्य। 6 में 3 का जाता है, इसलिए 6 के अलावा किसी और का भी जा रहा है, 1 का अलावा भी जा रहा है, तो 6 नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 8 में भी 4 का अलग जाता है, नहीं होगी। 9 में भी जाता है, इसलिए 9 भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, 11। 9 में 3 का भाग जाता है ना, 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, खुद का भी जाता है, लेकिन हमें तो चाहिए जिसमें 1 का जाए, खुद का अपने आप का ही जाए, तो 11 होगी जिसमें नहीं जाता। ऐसे ही 13 हो गई आपकी, 17 हो गई और 19 हो गई। 17 19 में जाएगा 23, 17 और 23 होगी। अब देखो ये कितनी संख्या, प्रथम 9 हो गई क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गई, 19 रहेगी ना हमारी। 17 के बाद 19 में किसी का भाग नहीं जाता ना, 19 और ये 23, तो ये हो गई हमारी 9 संख्याएं। ठीक है, तो इन संख्याओं का इन्होंने क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो इस औसत से हमारा सूत्र देख लो, औसत संख्या कौन सी होगी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये हमारे पास राशियां आ गई, तो हम जोड़ देंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, और ये संख्या कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ 9 है, तो भाग में क्या जाएगा, 9। और अगर इनमें सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ लो, इसका 100 आएगा, 100, और बट्टे में क्या जाएगा, 9, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11.11। तो इस तरह से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्व कर लेना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 33 हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। देखो √7 इसके अंदर √7 फिर √7, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैथ का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसको तरीके से धीरे धीरे सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आप हमारी क्वेश्चन सीरीज को देखोगे, आराम से समझोगे, पेन और चौपड़ा लेके बैठोगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, तो मैं दावा करता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप बना नहीं सकते। सब क्वेश्चन बना सकते हो। मैथ बहुत आसान है। जो मैथ नहीं आती है, आवड़ती नती आती नहीं है, इनका भूत उतार दो, हम सिखाएंगे आपको मैथ बहुत सरल और आसान भाषा में। ठीक है, तो अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो ये हमें दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं, जैसे √7, इसके बाद 7, इसके बाद 7, ऐसे अगर हमें दिया हुआ है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अब x को क्या करेंगे, हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x², और इसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, इधर वाली जो संख्या है, आपने देखा होगा किसी भी संख्या मान लो x है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये बाहर आके क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बाहर आ जाएगी, तो ये वाला जो 7 है अंडर रूट वाला ही क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाकी 7 और √7 रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये कंटिन्यू, आपने क्वेश्चन में देख रहे हो डॉट है, तो ये कंटिन्यू है, तो एक में 7 और लिख सकता हूँ। तो अब हमने देखा कि ऐसे वाला जो 7 था, 7 √7, इसको हमने क्या माना था, x माना था। तो ये 7 और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका हमने क्या माना था, x माना था। तो बराबर क्या हो गया,
एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इस 7x को इधर ले आता हूँ, या फिर मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 7x, कोई फर्क पड़ा क्या? 1 बराबर 2 लिखूँ चाहे 2 बराबर 1 लिखूँ, कोई फर्क है क्या? तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। अब देखो मैं 7 को इधर ले आता हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बराबर के चाहे इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर जाए, अगर कोई प्लस है, प्लस इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, गुणाकार वाला भागाकार में चला जाएगा और भागाकार वाला गुणाकार में चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर देखो ये प्लस का है, किसी भी संख्या के पहले कोई भी अगर निशान नहीं है उसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड का हमेशा निशान देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्लस का होता है। तो इसको मैं इधर लेता हूँ एक्स, ये प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -7x और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो x के दो इसमें से देखो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लो x, तो x इधर बाहर आ गया और इधर मैं क्या लिखूँ इसको? x माइनस 7 रह गया, x तो बाहर आ गया ना अपना, कॉमन हो गया, इधर आ गया, तो वापस इसको गुणा करोगे तो यही आएगा, x को x से करो तो एक्स स्क्वायर माइनस और 7x आ जाएगा वापस, बराबर क्या आ गया? 0। तो यहाँ से देखो दो चीज, एक तो x के बराबर 0 हो सकता है या इसके बराबर 0 हो सकता है, तो एक तो आ गया हमारा x बराबर 0 और दूसरा हमारा आ गया x माइनस 7 बराबर 0। तो इसको x 7 को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो x बराबर 0 और एक आ गए x बराबर, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, x बराबर 7। तो हमारे ऑप्शन में x बराबर 7 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हमें x मान के करना है। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया अचानक से, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे के पेपर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेक थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान है, ऐसे लैंग्वेज को देख के डरने की जरूरत नहीं है। हमें 3 शब्दों से वाकिफ होना चाहिए पड़ेगा, साइन, कोस और टेन, और इनके विपरीत होते हैं। जैसे थीटा क्या होता है? कोण होता है बच्चों, कोण का एंगल दर्शाने के लिए हम थीटा लिखते हैं। तो इस साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? सॉरी, साइन का उल्टा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। कोस का मैं पहले आपको यहीं ऐसे ही बता देता हूँ, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, और इनका अलग से लेक्चर भी हम डालेंगे तो उसको आप अच्छे से देखना, तो वहाँ और चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ इसी को देख लेते हैं कि सेक थीटा और कोस थीटा है हमारे पास। तो मैं पहले इसकी फैक्टर की बात करते हैं। तो देखो, कोस का उल्टा हमने क्या देखा था? सेक होता है। तो मैं देखो या तो सेक को उल्टा लिख दूं या फिर कोस को उल्टा लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक गुणा, ये गुणा में है, देखो ये अलग है और ये अलग है, तो सेक गुणा कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। क्या होता है? 1/सेक थीटा। मैंने यहाँ उल्टे इसलिए ले लिखा आपको याद कराने के, भाई इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, मतलब ऐसे होता है 1/सेक, 1/कोसेक, और ये होता है साइन बटा कोस थीटा। तो इसको सेक थीटा। ऐसे ही देखो प्लस साइन थीटा का क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/कोसेक थीटा, और गुणा में क्या है? कोसेक थीटा। अब देखो बच्चों, सेक थीटा सेम है और सेक थीटा यहाँ है, तो ये कट जाएगा, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? 1, और प्लस यहाँ क्या बच गया? 1। तो 1 + 1 बराबर क्या होता है? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस तरह से ऐसे सवाल करे जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है? एक्स, ये एक्स है और ये गुणा है, कंफ्यूज मत होना। x गुणा 1/5 बराबर 1/15 गुणा 1/20 का मान ज्ञात करो। यानी हमें यहाँ इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, x गुणा 1/5 बराबर 1/15 गुणा 1/20। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे,
डाबी साइड, और जिसकी वैल्यू जो वैल्यू दी हुई है उसको हम किधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, बराबर के राइट साइड में। तो यहाँ पे x रख लेता हूँ, और यहाँ पे देखो 1/15 और गुणिया 1/20 पहले से है, ये 1/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा 5 ऊपर आ जाएगा और 1 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये बच्चों 20 है, मैंने 120 लिख दिया गलती से, तो इसको ध्यान रखें आप। मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ये लो, इसको मैंने मिटा दिया, ये 20 ही था। तो अब देखो ये इस तरह से हो गया, 5 ऊपर उल्टा हो जाता है, जो भागाकार में था ऊपर जाके गुणाकार में हो गया, 1 गुणाकार में था ये चला गया भागाकार में। अब देखो इसको काटते हैं बच्चों, देखो यहाँ से हम 5 का भाग दे सकते हैं, इसमें 15 में दे दो, या चाहे 20 में दे दो, आप 15 में दे दो। ठीक है, तो 5 3 15, 5 का भाग 1 में गया 1 बार, और यहाँ 15 में कितनी बार गया 5 का भाग, 3 बार। सेम संख्या का ऊपर नीचे भाग देना होता है, उड़ाने के लिए ध्यान रखें, सेम ही संख्या, ऊपर भी हमने 5 में किसका भाग दिया, 5 का, कितनी बार गया 1, नीचे भी हम 5 का ही भाग देंगे, किसमें 15 में, कितनी बार गया 3। तो ऊपर देखो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आने वाला है। तो अब नीचे क्या है, 3 और 20, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 गुणा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 1/60। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, a अनुपात b अनुपात c का मान a 2:3:4, a/b b/c c/a का मान ज्ञात करो। सबसे आपको पहले आपको पता होना चाहिए, अनुपात में जैसे a b और c 3 वैल्यू दी गई है, तो a का मान क्या है, जो पहले पे a है तो a का मान 2 है, b दूसरे पे है तो दूसरा वाला b का मान है, c तीसरे पे है तो तीसरा वाला c का, तो a का मान कितना है 2, इसका कितना है 3, c का क्या है 4, ये हमें दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि हमें a भाग्या b अनुपात b भाग्या c अनुपात c भाग्या a अनुपात ज्ञात करना है। इस तरह के सवालों में बच्चों क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें मान दिया हुआ है, और इस मान दिए हुए को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें मान दिए गए हैं उन सब का क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे चलो यहाँ पे मैं भाग लिख देता हूँ, फिर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो a का मान लिख देता हूँ, चलो मैं 2 भाग्या कितना है, b का मान 3, ठीक है, और अनुपात b का मान कितना है, b भाग्या c, तो b का मान कितना है 3, और यहाँ क्या है 4, और अनुपात c का मान कितना है 4, और इसका मान क्या है a का 2। अब देखो मुझे ये आंसर देखो, अगर इस अनुपात में दिया हुआ होता तो हमारा आंसर सीधा आ जाता, लेकिन ये सिंगल डिजिट में दिया हुआ है, तो उसको सिंगल में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, लैसे लेंगे। तो इन 3 संख्याओं का लैसे निकाल लो बच्चों, कितना हो जाएगा 3 4 और 2, तो 4 ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाए, तो 12 ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग जाएगा। इसका देखो लैसे निकालने के लिए मैंने आपको पहले जो लेक्चर डाला हुआ हमारा मैथ का, उसमें लैसे मैसे में अच्छे से समझाया गया है, उस लेक्चर को ध्यान से देख लें आप जाके शुरू से लेके पूरा, तो लैसे मैसे ज्ञात करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी कभी भी। तो ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या एक का भाग देना कोई मतलब नहीं है, 2 का देते हैं, तो 2 का 3 में नहीं जाता, 2 में 4 में गया कितनी बार, 2 बार, 2 में कितना गया 1 बार, तब तक देना है जहाँ तक 1 1 नहीं आ जाए। अब देखो 2 का फिर जा रहा है, फिर देंगे 3 1 बार और 1 बार। अब देखो 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 बार 1 और 1, जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे के वैसे लिख देना है, जिसमें जाता है वो लिखना। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, और 6 को 2 से गुणा किया, 2 बराबर क्या आ गया 12, तो हमारा लैसे कितना आ गया 12। अब इसको देखो, अब ये जो लैसे 12 आया है इनको सभी से गुणा कर देंगे, तो 2 भाग्या 3 गुणा 12, दूसरा अनुपात 3 भाग्या 4 गुणा 12, और तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 4 भाग्या 2 गुणा 12। अब देखो काट दो, इससे काट दो, कितनी बार गया 4 बार, इसको 4 3 12, इसका 6 दूनी 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, अनुपात यहाँ 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, और यहाँ 4 को 6 से गुणा किया तो क्या आ गया 24, तो आंसर हमारा क्या आ गया 8:9:24। तो देखो आंसर कौन सा है 8:9:24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवाल करने हैं, पहले उनके अलग मान लिख लेना है, फिर जो एक भाग्या में दिया हुआ है वो लिख लेना है,
और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसका लेस से लेके और उस हर संख्या से गुणा कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 37 है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1620 रुपए में बेचने से 8% का लाभ होता है। इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्वेश्चन को मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले पढ़ते हमें लिखना है कि इसमें दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक घड़ी है जिसको हमने बेचा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या था? 1620 रुपए क्या है, और इसका लाभ क्या हुआ? 8% लाभ हुआ। अब पूछ क्या रहा है कि मुझे उसका अगर 16% लाभ कमाना है, कितना? 16% लाभ कमाना है, तो मुझे विक्रय मूल्य यानी मैं उसको कितने रुपए में बेचूं कि मेरे को 16% का लाभ हो जाए। तो देखते हैं सवाल को, जो दिया हुआ है मैंने आपको सामने लिख दिया है। तो सवाल क्या है आपने देख लिया अच्छे से, दोबारा से इसको पढ़ लो एक बार। तो इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ परसेंट पहला दिया हुआ, और इतना कमाने के लिए हमें कितना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें उसका क्रय मूल्य देखना होगा कि हमने खरीदी कितने में थी। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यह आप याद रखो, क्रय मूल्य मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य काउंस में 100/100 प्लस लाभ का जो टका दिया हुआ है, ये होता है क्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो देखो विक्रय मूल्य में दिया हुआ है 1620, कितना है? 1620, और इसका मतलब होता है गुणा काउंस का, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था। गुणा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 प्लस लाभ कितना है? 8% दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे? 8। तो यहाँ लिख देंगे 1620 गुणा 100 छेदमा 108। तो जब बच्चों ऊपर वाले को गुणा करो 1620 और बे जीरो इधर से आ जाएंगे, तो बे जीरो बटा में क्या हो जाएगा? 108। जब इसका इसमें बच्चों भाग दोगे तो काट के 1500 आएगा। भाग्या सबको पता होना चाहिए, 1500 रुपये, यानी वो वस्तु हमने खरीदी कितने में थी? 1500 रुपये में। तो अगर मान लो बेची कितने में? 1620, तो कितना अंतर हो गया? देखो 1620 में बेची और खरीदी थी 1500 में, तो हमने कितने रुपए ज्यादा में बेची? 120 रुपये में, यानी 120 रुपये में 120 रुपये ज्यादा मिले हमें। तो हमें कितना टका प्राप्त हुआ? 8%। यानी हमारा जो 8% है वो कितने के बराबर है? 120 रुपये के बराबर। ये लाभ ही तो है ना, और वही लाभ टका दिया हुआ है। तो मुझे अगर 16% करना है, क्या पूछ रहा है? 16% का लाभ। तो इधर क्या करूंगा मैं? बे से गुणा कर दूंगा, तो इधर भी बे से गुणा कर दूंगा, तो इधर क्या जाएगा? तो 16% के बराबर क्या हो जाएगा? 120 और 120 कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, कितना हो जाएगा? 240 रुपये। ठीक है, तो 240 रुपये किसके बराबर हो गए? 16% के। और क्रय मूल्य क्या था हमारा? 1500 रुपये। क्रय मूल्य में जो लाभ जोड़ देते हैं तो क्या हमारा मिल जाता है? विक्रय मूल्य। तो 16% के लिए हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस 16% जो लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपये, और 16% लाभ हमने कितना लिया था? 240। तो जोड़ दो 15 और 2 17, कितना हो जाएगा? 1740 रुपये। तो 16% अगर लाभ कमाना है हमें, तो उस वस्तु को हमें कितना में बेचना पड़ेगा? 1740 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो क्या है बच्चों, किसी चुनाव में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया। कोई चुनाव हुआ, 2 व्यक्तियों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%, यानी देखो यहाँ लिखते हैं, मैंने बोला था जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीतने वाले को कितना मिला? 55%। देखो कोई भी चुनाव हो रहा है, मान लो एक एरिया है, इसमें मान लो कितने लोग रह रहे हैं, तो चुनाव में तो सभी लेंगे, तो 100% भाग लेंगे ना। तो उस 100% में से जीतने वालों को कितने मिल गए? 55%। तो हारने वालों को कितने मिले बच्चों? भाई जो बच गए वो किसको मिल गए? तो 100 में से 55 इसको मिल गया, तो 100 में से माइनस कर लेंगे 55, कितने बच गए? 45। तो हारने वाले को कितने टका मिले? 45%। तो अब आगे क्या हुआ है? प्राप्त हुआ और 1000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो यहाँ देखो जीतने वाले को हारने वाले से कितने टका ज्यादा मिले, चेक करो। 45 इसको 55, 45 और 55 में कितना डिफरेंस आ गया? तो जीतने वाले को
हारने वाले से 10% ज्यादा मिले। भाई 10% ज्यादा मिले ना, उसको 55 मिले और बचे हुए किसको मिले थे फिर? हारने वाले को। तो हारने वाले को 45 और इस 55 जीतने वाले को, दोनों का अंतर 10। तो जीतने वाले को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 10%। हमने वही जो सामने है वही बात लिखी है, अलग से कुछ नहीं लिखा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसको 1000 मतों से विजय घोषित हुआ। और विजय मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा वोट मिलते हैं वही उसी से विजय होता है। तो ज़्यादा टका में कितने मिले थे? 10%। और जो वोट है 1000, ये 10% के बराबर ही तो हो गए ना भाई। इतने 1000 वोट ही तो थे ज्यादा और वो 10% के बराबर है। अब पूछा है कि चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने थे? 100%, हमने पहले देखा था। तो जब 10% बराबर 1000 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ 1% करूं मैं। 1%, जैसे भाई बच्चों किसी भी संख्या के कोई गुणा में 1 होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने 1 यहाँ रख लिया और 1 इधर भेज दिया इसको। तो 1000 और छेद में कितना चला गया? 10। ठीक है, मैं इसको काट देता हूं। तो 1% बराबर कितना आ गया? 100। भाई मेरे पास 1% बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, तो मुझे अगर 100% करना है तो मैं क्या करूंगा? इधर 100 का गुणा करूंगा। तो जब इधर 100 करूंगा तो मुझे इधर भी 100 का करना पड़ेगा भाई। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 1 और बे जीरो 4 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0। तो 100% बराबर कितना आ गया? 10,000। तो हमारे कुल मत कितने पड़े? 10,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर गुणा 15x प्लस 56 का गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड मतलब होता है कि गुणाओं के खंड में व्यक्त करना, यानी वो संख्या जिसको हम किसी दो गुणाओं के खंड में व्यक्त करें और उनको वापस गुणा करें, तो यही आना चाहिए। इसका मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो देखते हैं। अब गुणनखंड का क्वेश्चन लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। इसका सिंपल सा बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको गुणा करने से तो वापस ये आ जाए, और उनको अगर जोड़ा जाए, गुणा करें तो बाहर वाली दोनों संख्या हैं इनका गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं तो वापस इनके बराबर आना चाहिए। तो देखो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? 7 और 8 लिख सकते हैं। 7 और 8 को जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 7x प्लस 8x। 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 56। देखो गुणा करो 7 और 8, 7 8 56, और इधर देखो 56x स्क्वायर, और ये भी 56x स्क्वायर हो रहा है, और 7 और 8 वापस 15, यानी कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है, हमने सिर्फ टुकड़े कर दिए। अब हम देखो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स गुणा एक्स। तो 1x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया? 1x प्लस का प्लस, x बाहर चला गया, 7 बच गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? x यहाँ तो यहाँ नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। 8 कॉमन ले सकता हूँ मैं, प्लस का प्लस आएगा, 8 x बच गया, 8 बाहर चला गया, प्लस 8 56 को मैं 56 बराबर में 7 गुणे 8 लिख सकता हूँ ना। तो देखो 8 बाहर चला गया तो बच गया क्या? पीछे 7 बच गया। अब देखो यहाँ से दोनों में से कॉमन लेता हूँ, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इन दोनों में देखो x प्लस 7 इधर भी है, x प्लस 7 इधर भी है, तो मैं x प्लस 7 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखो x प्लस 7 बाहर चला गया तो क्या बच गया? x, और यहाँ से ये बाहर चला गया तो प्लस में 8। तो हमारे पास x प्लस 7 और गुणिया x प्लस 8 आ गया। इन दोनों को वापस गुणा करोगे ना तो बच्चों आप वापस यही आने वाला है। ये आप चेक कर लेना एक बार करके अपने चौपड़े में, तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो देखो ये वाला इक्वेशन कहाँ है? x प्लस 7 प्लस x प्लस 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वर्त की परिधि का सूत्र क्या है? ये सूत्र आपको याद रख लेना है। इसका आंसर है 2 पाई r, जहां पे पाई है इसकी फिक्स वैल्यू होती है, पाई का मान होता है 22/7, और इसमें आपको भाग दे के भी आप इसका मान लिख सकते हो। कई बार इसका इस तरह से किसी भी मान उसमें लिखा हुआ होता है, और r है उस वृत्त की त्रिज्या। क्या है? रेडियस, त्रिज्या। तो ये था हमारा वर्त की परिधि का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0.000064 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो बच्चों वर्गमूल किसी भी संख्या का क्या होता है? उस संख्या का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर क्या है? 2 दूनी 4, और इसका वर्गमूल वापस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी अगर 2 को स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो उसका वर्गमूल है।
तो देखो यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 के स्क्वायर से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 बिंदु है तो यहाँ बिंदु कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है 6 4, तो 6 4 देखो किसको स्क्वायर करेंगे तो 6 4 आ रहेगा। ध्यान से सोचो, 8 गुणा 8 करने से आता है बच्चों, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 8, तो 2 तो 0 थे और 1 8 हो गया और पॉइंट अपनी जगह वापस पड़ा रहेगा। इधर कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.008। ठीक है, 0 का जितना होता है, जैसे मान लो 8 की जगह मान लो 16 हो जाता, तो फिर आप उसका संख्या 0 से घबराने की जरूरत नहीं है। जितना इस तरीके से है, जिसका जो स्क्वायर होगा उतनी संख्या होगी, उतने 0 आपको वहां पे लिख देना है। 4 का 2 से स्क्वायर करने से 4 होता है, तो 2 0 हमने लिख दिए। वैसे ही 0 से घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 25 दिन, देखो आदमी कितने हैं, पहले सवाल पूरा पढ़ देता हूँ, 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी पहला शर्त तो ये दिया हुआ है। दूसरा है कि कितने आदमी, यानी आदमी पूछ रहा है कि 3 घंटे प्रतिदिन काम करने से करके 20 दिन में पूरे काम को समाप्त करेंगे। यानी कितने आदमी उसी काम को 3 घंटे अगर रोज काम करते हैं तो 20 दिन अगर काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे। तो ये हमें पूछा है। तो देखो पहला काम है, तो पहले मैं आदमी ले लेता हूँ, मैन ले लेता हूँ M1। M1 क्या है हमारा 40 दिए हुए हैं। घंटे आवर्स दिए हुए हैं, या आवर्स है तो आवर्स को हम H1 कर सकते हैं, चलो, या T1 मान लो, जो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने आवर्स 12, और दिन डेज को D लिख देता हूँ, तो D1 कितने दिए हुए हैं 25, 3 राशि दी हुई है। फिर देखो दूसरे काम में क्या है, आवर्स हमें दिए हुए हैं, वही चीजें होगी। M2 दिया हुआ है, क्या कितने आदमी, मैन पावर, ये हमें पूछ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। और घंटे आवर्स दिए हुए हैं, H2 बराबर दिया हुआ है, कितना हुआ है 3, और D2 बराबर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक सूत्र है आपका M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2। ठीक है, तो इनका यहाँ मान रख दो। M1 का मान क्या है 40 गुणा H1 का कितना है 12 गुणा D1 का कितना है 25 बराबर M2 पता नहीं है, M2 का M2 रहने दो, गुणा में H2 दिया हुआ है 3 गुणा D2 दिया हुआ है 20। तो अब देखो क्या करना है, M2 हमें ज्ञात करना है। तो M2 को यहाँ के यहीं रख लेता हूँ, M2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो पूरा का पूरा जो दिया है वो लिख दो, 40 गुणा 12 गुणा 25, और बट्टे में ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 3 गुणा 20। अब देखो काट दो, 20 गुणा 40, 20 दूना 40, 2 बार कट गया, 3 का हो गया 4 बार। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया, 2 गुणा 4 गुणा 25। देखो 2 गुणा 25 को 4 करो, 25 चौक 100, 100 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 200। यानी हमारा M2 आदमी जो पूछ रहा तो कितना आ गया 200 आदमी। यानी 200 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन 20 दिन काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रहे व्यक्ति को ये जो ट्रेन है वो कितने समय में पार कर लेगी। तो इसमें देखो बच्चों हमें 2 चाल दी हुई है, तो 2 चाल स्पीड दी हुई है, चाल को अंग्रेजी में, तो स्पीड को S लिख लेता हूं। तो S1 बराबर कितना है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 कितना दिया हुआ है, दूसरी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका हमें पहले निकालनी है चाल, यानी S निकालना है। तो S क्या, S निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2 कर देंगे। तो S1 क्या है, पहली चाल कितनी है 58, और S2 कितनी है 4, तो कितना बच गया बच्चों 54 किलोमीटर प्रति घंटा बच गया। अब आंसर देखो हमारा सेकंड में आया हुआ है, तो हमें इसको, और दूरी भी हमें मीटर में दी हुई है। दूरी हमारी कितनी दी हुई है, दूरी बराबर है 110 मीटर, तो हमें इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, 5/18 से
गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 18/5, इसको उल्टा कर देते हैं। तो देख लो, इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 18×3 = 54, 5×3 = 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी चाल क्या आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी क्या आ गई, इतनी। अब हमें पूछा क्या है कि कितने समय में, देर में पार करेगा, तो हमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितना होगा। तो बच्चों हमें पता है कि चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सूत्र आपको याद रखना है, दूरी बटा समय। यहां से मैं समय को यहां ले आऊं, चाल को यहां ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब बच्चों देखो, समय बराबर दूरी कितनी दी हुई है, 110 मीटर, हमने लिख लिया 110। चाल कितना दिया हुआ है, 15, ठीक है 15। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, 110/15 सेकेंड। देखो ऐसा आंसर है क्या, नहीं है, मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 110 में 15 का भाग दे देंगे। तो 15 का भाग 2, चलो यहाँ दे के बता देता हूँ, 110 में किसका भाग देंगे, 15 का भाग देंगे बच्चों। कितनी बार गया, देखो 7 बार दूं तो कितना आ जाएगा, 105। 105 माइनस करो, कितने बच गए, 5, तो नहीं आ रहा। तो ऐसे मिश्र भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 7 का 7 लिख लेते हैं, और 7 सही 5 और 7 नीचे आ जाता, 7 सही 5 बटा कितना आ जाएगा, देखो 15 हमारा किधर आ जाएगा, नीचे आ गया। अब इसको काट सकता हूँ, 5 एकम 5 और 5×3 = 15, बच गया कितना, 7 सही 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 सही 1/3 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर लेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7 सही 1/3 सेकंड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 1/4 का 2/3 460 है, तो वह संख्या क्या होगी। थोड़ा सा आप बच्चों इस अपने दिमाग पे प्रेशर डालो, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि माना वह संख्या कितनी है, x, उस संख्या को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो अब जैसे जैसे वो कह रहा है कि उस x का मतलब होता है बच्चों गुणा, तो लिख लेंगे x का मतलब हमने गुणा लिख लिया, 1/4 मतलब क्या होगा, 1/4, 1 का छेद में 4, फिर का तो फिर गुणा का 2/3, 2 और तिहाई मतलब 3, बराबर कितना है, 460 है। तो वो संख्या यानी x का मान ज्ञात करना है। जब ये चीज हमारे सामने आएगी तो x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 460 इधर है, और मैंने बच्चों पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे बट्टा वाली संख्या उधर जाके उल्टी हो जाती है। तो 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1, गुणा 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, काट लो बच्चों, काट 2 को हम 4 से काटते हैं, 2 दूनी 4, तो ऊपर देखो बच्चों क्या रह गया, 460 गुणिया 3 दूना 6। तो 460 को जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2760 आ जाएगा। तो x बराबर 2760, यानी वो संख्या कौन सी होगी, 2760, यानी 2760 का 1/4 का 2/3 कितना होता है, 460। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि हमें 4/15 और 8/30, 4/8/30 और 4/15, दो हमें भिन्न दिए हुए हैं। ये क्या है, जब p/q के रूप में कोई संख्या होती है तो उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्नों का हमें क्या, इन दो भिन्नों का हमें क्या ज्ञात करना है, मैश से ज्ञात करना है। जब बच्चों भिन्नों का मैश से ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है अंश जो है अंशों का मैश है, और हर जो है उसका लस है। तो यहाँ देखो हमारे पास अंश कौन कौन से हैं, 2, 4 और 8 है, और हर कौन से हैं, 15 और 30 है। p/q के रूप में जो बच्चों ऊपर वाली संख्या उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को, ये 30 है, हर कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो 4 और 8 का हम क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे। तो 4 और 8 का में से क्या होता है, में से क्या होता है, में से का मतलब
वह छोटी से छोटी संख्या जिसका उन सभी संख्याओं में भाग जाता है वो क्या होता है, मैश है। और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाता है, ठीक है। तो इस छोटी, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो 4 का भाग देखो दोनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या हो गया, मैश है, और इसमें लेस है। लेस में क्या है, वो संख्या, उस संख्या में इन दोनों का भाग जाना चाहिए, वो होता है लेस है। और उस संख्या के इनमें भाग चला जाता है, वो क्या होता है, मैश है। तो देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। तो देखो 30 में 30 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। और यहाँ कहता है इसका भाग उल्टा दे रहे थे, इसका भाग अगर दोनों में जा रहा है तो वो है मैश है, और इन दोनों का इसमें भाग जा रहा है तो वो है लेस है। तुम्हारे पास अंश का लेस में से आ गया, हर का आ गया, तो सूत्र में रख दो। अंशों का में से क्या था, 4, और लेस है, हरों का लेस है क्या था, 30। तो हमारा आंसर देखो 4/30 है क्या, नहीं है। तो इसको देखो काट सकते हो, 2 का भाग दे सकते हो, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 2/15 कहीं है क्या, आ गया आंसर। 2 का ऊपर नीचे भाग दे दिया ना, इधर भी 2 का भाग दिया आपने इसमें, और इधर भी 2 का भाग दिया आपने, तो आंसर क्या आ गया, 2/15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मिसिंग संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा देखो, ऐसे सवालों में बच्चों कोई वो नहीं होता है कि आपकी कोई ट्रिक होता है या कोई फॉर्मूला होता है, बस आपको इसमें जोड़ना है। कई बार क्या होता है, किसी का स्क्वायर दे सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, किसी में क्यूब दे सकता है, फिर 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर सकता है, या माइनस कर सकता है, या गुणा कर सकता है। तो ये संख्या हमें देखनी है, तो हमें यहाँ पे ट्रिक सारी लगा के देखनी है। और वो ट्रिक्स, ये जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। तो यहाँ पे जो देखो क्या ट्रिक है, तो 4 और 3, देखो 4 में हमने सबसे पहले क्या किया, 4 × 1 -1 कर दिया। 4 × 1 क्या होता है, 4, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब मैंने 4 को यहाँ गुणा किया 1 से, और -1 कर दिया, 3 आ गया। मैं 3 को क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा किससे, 2 से, और यहाँ -1 था, यहाँ कितना कर दूंगा, -2। ये क्रम बढ़ाता जा रहा हूँ, गुणा 1 गुणा 2 -1 -2, तो 3 × 2 क्या आता है, 6, 6 - 2 क्या आता है, 4। तो अगला पॉइंट आ गया मेरे पास 4। अब देखो 4 को आगे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 4 को तो गुणा करना ही है, और यहाँ पे मैंने 1 को गुणा किया पहले, फिर 2 को किया, अब क्या करूंगा, 3 को गुणा करूंगा। पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, अब माइनस क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। ऐसे क्रम बढ़ता चलेगा। तो 4 3 कितना आ गया, 12, और माइनस कितने हो गए, 3, तो कितने बच जाएंगे, 9। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब यही ट्रिक बच्चों 9 के साथ चेक करने के लिए आगे लगा सकते हो आप। देखो फिर 9 तो 9 रहेगा, हमने 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, अब क्या करेंगे, 4 से, फिर हमने 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस, अब क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। तो 9 चौक कितना हो गया, 36, माइनस कितना करेंगे, 4, आंसर क्या आ जाएगा, 32। 32 आना चाहिए। तो देखो बच्चों 32 आ रहा है क्या। अब 32 के साथ भी वही करोगे तो क्या आएगा, 155। यानी हमारी सीरीज अब कंप्लीट हो गई, सारे नियम सबके साथ एक जैसा लगना चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब आ जाती है हमारी रीजनिंग बच्चों। यहाँ से ये भी सीरीज का ही पार्ट है। ये लेटर सीरीज है, वो नंबर सीरीज थी, संख्याओं की सीरीज थी। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो गायब है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे W लिखूं तो कितने W हो गए, 3। यहाँ पे अगर मैं X लिखूं तो 3, और यहाँ पे मैं Y लिखूं तो 3Y हो गए, और यहाँ पे Z लिखूंगा तो 3Z। यानी 3 का जोड़ा बन रहा है। एक 3 का बन गया, एक 3 का। तो मैंने पहले खांचे में क्या लिखा, W, दूसरे में क्या लिखा, X, तीसरे में क्या लिखा, Y, और चौथे में क्या लिखा, Z। अगर मैं इनमें W, X और Y और Z लिख दिया तो देखो 3 का ये बन गया, फिर 3X का हो गया, फिर 3Y का हो गया, और 3Z का। तो आंसर WXYZ कहीं है क्या, WXYZ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं बच्चों, POUR का सांकेतिक शब्द क्या है। अगर RSAZ हो तो WAKE का सांकेतिक शब्द क्या होगा। ऐसे शब्दों में बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, POU और R को ऐसे लिख लेना है। तो अगले वर्ड में P का मतलब क्या है, R बोल रहा अगला, O का मतलब S, इसका मतलब A, और इसका मतलब Z। तो हमें क्या पूछा है कि भाई WAKE का मतलब क्या होगा। इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने क्या आएगा। तो देखो P के बाद इसने कितना जोड़ा है, देख लो आपके सामने इसने लिखा हुआ है, क्या जोड़ा है, +1 जोड़ दिया। P और Q के बाद क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। O के में कितने जोड़े, 3 जोड़ दे, O P Q
आर, और चौथा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यू के बाद क्या है, देखो यू में अगर प्लस 1 5 कर दें हम, ठीक है, यू के बाद वी, यू के बाद गिन लो आप, यू के बाद देखो वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, 1 2 3 4 5 और वापस ABCD शुरू हो जाएगी, तो छठवां अक्षर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ए लिख दिया इसने। और आर के बाद देख लो कितना है, जेड, तो आर में कितना जोड़ते, गिन लो वहां से, 7 के बाद 8वां लेटर क्या आ जाएगा, जेड। ये ट्रिक यहाँ अप्लाई कर देंगे। डब्ल्यू में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, और दूसरा क्या आ जाएगा, वाई। ए में 3 जोड़ेंगे, ए बी सी डी, और चौथा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, वाई ई आ गया। के में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो छठवां अक्षर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ई में अगर 7 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस 7 किया है, और 8वां अक्षर यहाँ क्या आ जाएगा, ये। ABCD आप गिन लेना बच्चों, A B से लेके Z तक, ये 1 नंबर से शुरू होता है और 1 2 3 से करके 26 पे जाता है, और 26 के बाद वापस 1 नंबर शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से भी जिस लेटर से शुरू करो वहाँ से 1 काउंट करो आप, फिर 2 3 4 ये होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारे लेटर आप लिख के रखना। तो आप भी देखो WAK को हमने ऐसे लिखा था, ऊपर से नीचे तक लिखा है, तो इसको भी ऊपर से नीचे तक लिख देता हूँ, YE Q और M। देखो ऑप्शन में कुछ है क्या, तो आपसे YEQM तीसरे में है, तो आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, Y का भाई K की माँ M का भाई W, तो W का Y से संबंध क्या है। ऐसे में देखो बच्चों में इसका रीजनिंग की सीरीज का जो ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ते जिसको हम कहते हैं, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, वो भी डिटेल में आपको डाला जाएगा, तो उसको आप डिटेल से देखना, रीजनिंग में डाला जाएगा। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि 3 जनरेशन, यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है कि मैं औरत कोई होगी तो उसको राउंड से दर्शाऊंगा, और जो जेंट्स होगा उसको हम किससे लिखेंगे, बॉक्स से लिखेंगे। और 3 जनरेशन है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हमें लिखना है। वाई का भाई के है, वाई है हमें पता नहीं है क्या है, और इसका भाई होगा तो बराबर में होगा, ये हो गया के, हमने लिख दिया इसका क्या, भाई है, ठीक है। अब बोल रहे हैं दूसरा क्या है, के की माँ M, तो के की माँ ऊपर ही होगी भाई, 1 जनरेशन पहले की है, माँ है तो गोला कर दिया, ये कौन है, M, ये इसकी क्या है, माँ। अब अगला क्या है, माँ M का भाई W, M कौन है, इसकी माँ, इसका क्या है, भाई है, कौन है, W, ये क्या है, भाई हो गया, W है, ठीक है, हमने लिख दिया जी। अब ये पूछ रहा है W का Y से संबंध क्या है, भाई ये पूछ रहा है कि इस W का इस Y से क्या संबंध है। तो देखो ये W इस K का क्या लगा, ये इसकी माँ का भाई है, यानी मामा है। जब ये K का मामा है और Y इसका भाई है, तो Y का भी क्या हो जाएगा, मामा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मामा। ये क्वेश्चन इस तरह से हमें लिख के आंसर सोल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो A की वर्तमान आयु कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या मानते हैं बच्चों कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A की वर्तमान आयु, A की वर्तमान आयु कितनी है, 4:5 है, तो 4x मान लेते हैं। ऐसे ही हम B की वर्तमान आयु मानते हैं, अनुपात में 5 है तो 5x, तो 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद A की आयु क्या हो जाएगी, 4x पहले थी, और 5 वर्ष बाद 5 साल जुड़ जाएगा इसमें भी, और 5 साल इसमें भी जुड़ जाएगा, तो 5 वर्ष बाद हमारी B की आयु क्या हो जाएगी, 5x + 5 हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो आयु है उस आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद A की आयु ये है और B की आयु ये है। तो प्रश्न के अनुसार दोनों आयु का और इस अनुपात को एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x + 5 बटा 5x + 5। देखो अनुपात बट्टा में लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर A:B है तो उसको हम क्या लिखते हैं, A/B, या फिर हम उल्टा देख लो कैसे भी, A/B है तो उसको हम A:B लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही ये A मान लो इसको, A की आयु, और ये है तो B,
तो पहले ये आ जाएगा, फिर छेद में ये आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है 4x + 5 छेद में 5x + 5 और बराबर क्या हो जाएगा, ये अनुपात है 5:6। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 5/6। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर और इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो देखो कर देते हैं हम, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x + 5, ये तो था ऊपर, और ये 6 आके गुणा में चला जाएगा, प्लस 5 यहाँ देखो पहले से है, और ये 5x + 5 इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो बच्चों कर दो गुणा इसका, 6 को 4 से किया 6 24, x था x से, प्लस 6 को 5 से गुणा किया तो 6 × 30। तो ये बराबर है, सॉरी प्लस मैंने लिख दिया था कि ये बराबर था, बराबर का ही हमने यहाँ बराबर लिखना है। तो बराबर हम यहाँ बराबर लिख देंगे, 5 को 5 से किया 25, और x का x, प्लस का प्लस, और 5 को इस 5 से किया 5 × 25। ये हमारे सामने आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। 25x + 25 बराबर में क्या है 24x + 30। ये वाला मैंने इधर लिख दिया पहले और ये वाला इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे a = b लिखो चाहे b = a लिखो, एक ही बात होती है। तो मैंने इसको इधर लिख दिया। अब देखो x का मान एक साइड ले आते हैं और बिना x वाले एक साइड ले आते, तो इधर 25x है और इस 24 को मैं इधर ले आऊँगा, तो इधर ये प्लस का है, पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या होता है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 24x। और इधर देखो 30 पहले से है और ये 25 देखो प्लस का है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब देखो 25x में से 24 घटा दो, बाद बाकी कर दो, तो कितना बच जाएगा 1x, यानी x बच जाएगा, और बराबर 30 में से 25 बाद बाकी हो जाएगा, तो कितना बचाएगा 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो यहाँ से हमें x का मान पता चल गया। मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ ताकि आगे का हम यहाँ लिख सकें। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, x का मान मिल गया। अब हम तो x का मान हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम देखो a की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। a की वर्तमान आयु हमें क्या मिली 4x, और x का मान हमें क्या मिला 5, तो मैं 4 गुणा क्या कर दूंगा 5, तो a की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 5 × 20 वर्ष। तो हमारा आंसर a की वर्तमान आयु का आंसर क्या हो जाएगा a 20 वर्ष। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में b की वर्तमान आयु पूछे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। b बराबर हमें क्या पता है, b की वर्तमान आयु क्या है 5x, तो आप गुणा कर दोगे इसको 5 से 5, तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। कई बार बच्चों a और b की वर्तमान आयु का अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आपके पास वर्तमान आयु दोनों की है तो आप अंतर लिख सकते हो, 25 - 20 करोगे तो 5 वर्ष का अंतर पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से हमें क्लियरली x मान के करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो में जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है उसको तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि उसको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जल्दी हो गई, जल्दबाजी हो गई, तो आप उस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पे तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन, अगला कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका एक शेयर आपके दोस्त की जिंदगी बना सकता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।